नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर। ठीक है, ये आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है रिस्पेक्टिवली। अब फर्स्ट पार्ट में आपको है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन द रेशो 2:3 इंटरनली। सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास दो किस्म के रेशो आएंगे, एक इंटरनली दूसरा है एक्सटर्नली। तो जब भी इंटरनली होगा ना तो इसमें आपने हमेशा ऐड करना है। अब क्या ऐड करना है उसकी एक ट्रिक भी है और वो आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक रफ सी इमेज बना लेनी है। ठीक है, और ये बनाना क्यों ज़रूरी है, फिगर बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके बगैर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, 2:3 में एक लाइन सेगमेंट जो है एक पोजीशन वेक्टर ए और बी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह देते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए और बी है। ठीक है, इसके बाद ये अगर ये ओ ए है तो इसकी ये वाली वैल्यू है i-2j प्लस के, तो आपने ये यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, और ओ बी की वैल्यू यहाँ है तो ये आ जाएगी 2i + 3j - के। अब इसके बाद इसको सॉल्व इस तरह से करना है ना कि ये अगर ये वाला जो है ना फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है जो लाइन सेगमेंट को ए बी को डिवाइड कर रहा है, रेशो है उसका 2:3। ठीक है, ये आपकी लाइन सेगमेंट ए बी है। कहाँ से है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, इसको एक पी डिवाइड कर रहा है 2:3 के साथ। ठीक है, तो अब हमने इसका निकालना है रेशो इंटरनली। तो इंटरनली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय रेशो फॉर्मूला। ठीक है, बाय रेशो फॉर्मूला आर की जो वैल्यू है हम लेट कर लेते हैं इसको कि ये आर है जो हमने फाइंड करना है, तो आर निकाल लेते हैं =2। अब ये जो 2 है ना, ठीक है, जो ए और बी को 2:3 कट कर रहा था, ये 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा। इसको ब्लैक से कर लेते हैं। ये वाला 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से होगा। अब यहाँ से आपने लिख लेना है 2 × OB। ठीक है, OB प्लस इंटरनली में हमेशा ऐड होगा 3 × OA। OA जो वेक्टर है आपका डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब ये कर लेना है 2 इसका और 3 इसका, जो इसका रेशो है इसको आपस में ऐड कर लेना है। बस इतना सा काम है, लेकिन आपको फिगर बनाना हर एक क्वेश्चन के लिए आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 2 × OB की वैल्यू है 2i + 3j - के, 2i + 3j - के प्लस 3 × OA की वैल्यू है i - 2j प्लस के, i - 2j प्लस के डिवाइडेड बाय 2 + 3। अब हर एक के ऊपर कैप्स बनाते जाइएगा। ठीक है, इसके बगैर ये पता नहीं चलेगा कि वेक्टर्स है। इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो 2 2s are 4i प्लस 2 3s are 6j - 2k। इसकी ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देंगे प्लस 3i - 3 2 times 6j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 2 + 3 5। यहाँ से आ जाएगा 4i + 6j - 2k। साइन प्लस का है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 3i - 6j प्लस 3k। ठीक है, इसके बाद जो टर्म्स i वाली हैं उनको i के साथ सॉल्व कर देंगे और जो j वाली हैं उनको j के साथ, यानी कि 4 + 3 7i। ठीक है, प्लस 6 - 6 0j हो जाएगा, -2 + 3 1, तो प्लस k हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। अब इसको स्प्लिट कर देंगे इसके वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ से आ जाएगा 7/5i। जे जो है वो 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस k आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5k। तो ये इसका इंटरनली जो 2:3 इसने लाइन कट की है ये उसका रेशो आ गया और यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट 2, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:2 एक्सटर्नली। अब एक तो लास्ट क्वेश्चन से इसका रेशियो डिफरेंट है, वहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे 3 2 है।
नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली से आपसे हमेशा याद रखना है कि हम इसके जो वैल्यूज़ है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटर्नली से एक और बात दिया जाती है, अगर यहाँ पर इंटरनली था ना तो ये जो पोजीशन आर वेक्टर था ना तो ये इन दोनों के दरमियान में था, ए और बी के दरमियान में था। अब फिगर बिल्कुल इससे ऑपोजिट बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन वही है कि हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो है ए बी, तो हम इस तरह से ए और बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट है ये एक्सटर्नली इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, ठीक है, वो है पॉइंट पी, ठीक है। और नहीं, यहाँ पर आपको गिवन है पॉइंट क्यू है, ठीक है, लास्ट में पॉइंट पी था, यहाँ पर ये पॉइंट क्यू है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है लेकिन एक्सटर्नली, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट ओ इसका ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इसका यहाँ पे मीट करेगा, ये इसको यहाँ पे मीट करेगा और इसको ये यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओ लिख लेते हैं, ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है और ये लाइन सेगमेंट ए बी है जो 3:2 के फॉर्मूला से कट हुई है, 3 और 2 का इसमें रेशो है, ठीक है। अब ये जो हमने लाइन सेगमेंट जो हमने वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, उसको हम लेट कर लेते हैं कि ये आर है और आर कौन सा है, ये वाला ओ और क्यू के दरमियान जो आर है ये है, ठीक है। और बी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो यहाँ पे लिख लेंगे, वो है 2i प्लस 3j माइनस के, और ए की वैल्यू भी गिवन है, वो है i माइनस 2j प्लस के, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है और डिवाइड किसके साथ करना है, वो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। यानी कि ये जो 3 है ये इस लाइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसको ब्लैक से कर लेते हैं, ये इसके साथ होगा, और ये जो 2 है ना ये जाकर यहाँ से इसको कट नहीं करना लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये ऑर्डर आपने याद रखना है। अब इसको लिख लेते हैं कि बाय रेशो फॉर्मूला, आपके पास जो एक्सटर्नली का रेशो फॉर्मूला है, अगर आपने वेक्टर आर फाइंड करना है ना तो ये आ जाएगा 2, यहाँ वाला 2 पहले आ जाएगा, ठीक है, इसको साथ ये वाला वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा आई, ये वाला वेक्टर पहले क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये वेक्टर ए है ना, ठीक है, वेक्टर बी को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, बेशक 3 बड़ा है लेकिन वेक्टर बी को बाद में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आ जाएगा आई माइनस 2j प्लस की, ठीक है, एक्सटर्नली में आता है -3 × ये आ जाएगा 2i प्लस 3 माइनस के, ठीक है, 2i प्लस 3j माइनस के, यहाँ पे क्लोज कर लेना है, ये फिगर आपकी बिल्कुल अलग है, डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है, ये जो 2 है और ये 3 है इनको आपस में एक बार माइनस कर देना है, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 2i माइनस 2 2s are 4j, ठीक है, प्लस 2k, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, साइन बाहर माइनस का आ जाएगा, सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6i प्लस 3 3s are 9j माइनस 3k, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आ जाएगा -1, इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 2i माइनस 4j प्लस 2k माइनस 6i माइनस 9j और माइनस माइनस प्लस 3k डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 2 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा -4i, ठीक है, 2 और 6 ये i की कोफिशिएंट्स हैं, इनको आपस में कर दिया, ये है -4 और ये है -9, तो ये आ जाएगा -13j, ठीक है, इनके ऊपर बना दीजिएगा कैप्स, प्लस 3 + 2 आ जाएगा 5k डिवाइडेड बाय -1, तो ये सारा सॉल्व हो चुका है, जस्ट इनको अलग करना बाकी है, तो यहाँ से आ जाएगा -4 बाय -1i, ये 1 अभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, ठीक है, -13j डिवाइडेड बाय -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -1k। अब ये 1 सॉल्व हो सकता है ना, यानी ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये तो सिर्फ आ गया 4i, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा +13j और ये माइनस से ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -5k, तो ये इसका एक्सटर्नली जो रेशो था आर वेक्टर का ये आ चुका है और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
the three vectors of a parallelogram ABCD taken in order are A 3 minus 4, B minus 1 minus 3 and C minus 6 2. Find the fourth vector D, vertex D. ठीक है, तो A की वैल्यू भी गिवन है, B की भी गिवन है, C की भी गिवन है, लेकिन हमें डायरेक्ट करिए कि वर्टेक्स C फाइंड करें। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द वर्टेक्स B इज, ठीक है, D क्या है, अब ये हम ले लेते हैं एक X और एक Y इसका कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे फिगर की हेल्प से। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है अपने यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा पैरेललोग्राम, और ये सारे इसमें वेक्टर्स हैं तो इनको ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने इसको नेम्स किस तरह से देने हैं, देखें पैरेललोग्राम की हमेशा दो एडजेसेंट साइड्स सेम होती हैं, यानी ये हॉरिजेंटली भी दो सेम होती हैं और ये वर्टिकली भी दो सेम होती हैं। तो हम इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, यहाँ से इसका नाम सी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ए बी और ये सी डी इक्वल है और ये ए डी और बी सी इक्वल है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जो वर्टेक्स हमें गिवन है ए है 3 और -4, बी है -1 और -3 और सी है -6 और 2, डी हमने एज्यूम कर दिया है x और y, ठीक है। अब हम कह लेते हैं कि सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो साइड्स ए बी है और जो सी डी है ये इक्वल होगी, ठीक है, यानी कि जो ए बी वेक्टर है ये सी डी के इक्वल होगी। ऑल्सो आप लोग ए डी और बी सी को भी ले लोगे, उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। यानी अगर आप बी सी को ए डी के इक्वल करना चाहते हो और उससे सॉल्व हो, सेम इसी तरीके से उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यू मे ऑल्सो टेक, तो ए बी और सी डी को हम इक्वल लेने वाले हैं। तो ए बी की जो वैल्यू है वो किस तरह से आएगी, ए बी मैंने आपको बताया था कि किस तरह आएगा, ओ बी माइनस ए से, ओ नहीं बी माइनस ए से आएगी, और डी सी की वैल्यू आ जाएगी डी माइनस सी से, ठीक है। यही फॉर्मूला था स्टार्ट से। तो यहाँ से अब हम बी की वैल्यू पुट कर लेंगे, वो है -1 -3, ठीक है, -1 और -3, और माइनस ए की वैल्यू क्या है 3 -4, इक्वल्स कर लेंगे। यहाँ से डी की वैल्यू क्या है x और y, और माइनस सी की वैल्यू क्या है -6 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आई कॉम्पोनेंट्स को आई के साथ, जे कॉम्पोनेंट्स को जे के साथ। तो यहाँ से आ जाएगा -1 -3, और ये कॉम्पोनेंट्स किसके हैं, आई के, साइन यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, यहाँ से आ जाएगा जे कॉम्पोनेंट -3 माइनस माइनस +4, और यहाँ पर कंपोनेंट आ जाएगा इसके साथ जे का। आप एक बार माइनस माइनस करके भी लिख सकते हैं, बस माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ले लें कि x -6, ठीक है, यहाँ से आपने लेना है -6 माइनस और ये वाला x, ठीक है, ये कंपोनेंट है i का, प्लस साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 -y, और ये j कंपोनेंट का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये i है, ये आ जाएगा -4i प्लस -4 + 4 ये 1, और ये j इज इक्वल्स टू -6 -6i + 2 -y j। ये i कंपोनेंट है, ये i कंपोनेंट है, ये j है और ये j है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते थे, यहाँ पर वेक्टर को कंपेयर करने, ठीक है। तो यहाँ से आपने लिख लेना है कि कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स वी हैव, ठीक है। अब दो कंपोनेंट्स को हम कर रहे हैं कि यहाँ से i का ले रहे हैं -4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से i क्या है -6 -x, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा -4 + 6, अगर ये x हम वहाँ पे शिफ्ट कर दें, 6 हम वहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो ये -x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे ये कैसे सॉल्व होगा कि -4 + 6 इक्वल आ जाएगा 2 के, ठीक है। तो ये आ जाएगा
टू इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब ये माइनस अगर दूसरी तरफ जाकर शिफ्ट हो रहेगा तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू आ जाएगा। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम वाई के निकालेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 माइनस वाई है, तो इसको ले लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 1, ठीक है। ये जे के दोनों कंपोनेंट्स हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस वाई रह जाएगा 1 माइनस 2, माइनस वाई यहीं पे रह जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो वाई आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज सुनी चाहिए थी ना। असल में हमने वर्टेक्स डी निकालना था, जिसके लिए हमने सपोज किया था कि ये एक्स और वाई है। तो वर्टेक्स डी जो है वो हमारे पास देयर फोर द फोर्थ वेक्टर, फोर्थ वर्टेक्स जो डी है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई है एक्स और वाई। तो एक्स हमारे पास क्या आ चुका है -2, यहाँ पे पहले लिख देंगे -2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ a 1 2 b 4y c x 6 and d 3 5 टेकन इन ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट के, बस इसमें ये है कि x और y आपको वर्टिसेस के दरमियान में दिए हुए, जबकि उसमें आपने एक वर्टेक्स पूरा फाइंड करना था। ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले के वर्टिसेस है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये वेक्टर्स है तो इसको हम इस तरह से शो कर लेंगे, ठीक है। ये है ए बी, ये है सी और ये है डी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख देनी है। ए की हमारे पास है 1 2, बी की है 4 वाई, सी की क्या है x 6 और डी की है 3 5, ठीक है। असल में इसमें जो y है और ये x है यही हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये बात तो वाज़ेह है कि जो इसकी साइड ए बी है और सी डी है ये इक्वल है, या ए डी और बी सी इक्वल है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। तो हम कर लेंगे कि गिवन दैट ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो दैट इसके बाद क्या करेंगे कि जो ए बी है और सी डी है इसको इक्वल दे देते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ए बी की वैल्यू किस तरह से आएगी, बी माइनस ए करके, और सी डी की वैल्यू डी माइनस सी करके। तो यहाँ पे पहले हम बी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वो आ जाएगी 4 वाई माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2 इज इक्वल्स टू सी डी की वैल्यू आएगी डी माइनस सी करके। तो डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 5 माइनस सी है x 6। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट दोनों का i है और सेकंड कंपोनेंट j है, तो i को i के साथ और j को j के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 1, ये इसका i कंपोनेंट है, तो ये टोटल i का आ गया, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद ये है y माइनस यहाँ पर j का है 2 और ये j कंपोनेंट आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 3 माइनस, यहाँ पर भी लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग x पहले ले लेंगे, ठीक है। यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन में भी जब हमने वेरिएबल सॉल्व किए थे तो इस ब्रैकेट को पहले लिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई इससे वेक्टर्स में फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से आप ले लेना है x, ठीक है, माइनस ये वाला 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा i प्लस ये 6 माइनस 5 और ये आ जाएगा j, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सॉल्व कर लेना है 4 माइनस 1 3i, ठीक है, और y माइनस 2 j इज इक्वल्स टू x माइनस 3i इज और प्लस 6 माइनस 5 होता है 1, तो ये सिर्फ j आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, i के अलग हो चुके हैं, j के अलग हो चुके हैं, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा कंपेयरिंग कंपोनेंट्स। बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस 3 जब आएगा तो ये x पहले आएगा और ये वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, ठीक है। तो कंपेयरिंग कंपोनेंट्स में आ जाएंगे i के कंपोनेंट्स i के साथ, j के कंपोनेंट j के साथ। तो i का यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है।
तो अगर x यहीं पे रह जाए, ये -3 यहाँ पे आके शिफ्ट हो रहा है, ये हो जाएगा 3 + 3 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 + 3 आ जाएगा हमारे पास 6। ये हमारे पास एक्सपाइंड हो चुका है। इसके बाद हम y के कंपोनेंट्स को भी यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे है y -2, असल में हम j के कंपोनेंट्स कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो j यहाँ पर है y -2 और यहाँ पर है 1। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 1 और ये -2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन के लिए पहले से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बी अटेंटिव, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ये है शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि आपके पास कुछ लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, और उनके जो मिड पॉइंट्स अगर आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, जो क्वाड्रिलेटरल की है, और वो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरी फिगर तो बहुत मुश्किल से स्टेबल हुई है, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स भी हो, उनके मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम भी हो, लेकिन आपको साथ साथ बताते जाएंगे तो इससे आपको समझ आएगा। सबसे पहली बात कि आपने इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, देन एक सेकंड लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास मेन बात है ना, वो ये है कि जो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये आपस में अगर ज्वाइन करें इस तरह से तो इनके दरमियान एक पैरेललोग्राम बनता है। अब जो थर्ड लाइन है वो भी इसी तरह से बना ले। ठीक है, यानी ये इसकी थर्ड लाइन है। इसका भी जो मिड पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये अगर इसके साथ ज्वाइन कर ले यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो बाहर वाली फिगर है ना, ये इट मस्ट बी क्वाड्रिलेटरल, इट मस्ट हैव 4 साइड्स। ठीक है, सिर्फ 4 साइड्स के अंदर आपने अपनी ये फिगर रन करनी है। इसके बाद यूँ आ जाएगा, और जब इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसके साथ जब ये ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। यहाँ पर इसका एज नहीं बनेगा, ये स्ट्रेट होगा इस तरह से। ठीक है, तो आपने इसको और भी नीट बनाने की कोशिश करना है। इसके बाद हम इसको नेम्स दे देंगे। सबसे पहले हम ये शो कर देंगे कि ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से एरो हेड बन जाएगा, यहाँ से इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ बन जाएगा। तो ये जो है इसका क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसको पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने भी इसको इसी के इक्वल लेट करना है। अब जो पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट है, इसको आप M1 ले लें, ठीक है, कैपिटल M से ले लें। जो पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट है, ये M2 आ जाएगा। जो सी और डी का मिड पॉइंट है, ये M3 आ जाएगा। और जो डी और ए का मिड पॉइंट है, ये वाला, ये M4 आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट नंबर 4। अब ये जो फिगर आपको पूरी मैंने समझा दी, अब इसको हम इसी तरह से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कंसीडर एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हमने कोई ख़ास नहीं लिया कि ये रेक्टेंगल ही है या ये ट्रेपेजियम ही है, नहीं, एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बस सिर्फ इतना हो कि उसकी साइड्स जो हैं वो 4 हो। ठीक है, तो हमने ले ली कंसीडर एनी क्वाड्रिलेटरल। इसकी साइड आपने क्या ली है, ABCD। ठीक है, तो ये आ जाएगा ABCD, ये उसके साइड्स आ गई, एजेस आ गई। अब हम इसके पोजीशन वेक्टर्स ले लेते हैं कि लेट द पोजीशन वेक्टर्स, यानी जैसे हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम है तो इसको इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। लेट द पोजीशन वेक्टर्स, ये इसके वर्टिसेस है ना ABCD। ठीक है, वेक्टर्स ऑफ, यहाँ पे लिख लेना है वर्टिसेस, यहाँ पे आई आ जाएगा, ऑफ वर्टिसेस A, B, C एंड D। ठीक है, A, B और C, D जो वर्टिसेस हैं, इसकी जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, यहाँ पर लिख देना है R। इसी A, B और C, D को स्मॉल करके लिख देना है इस तरह से कि ये इजी हो जाए A। ठीक है, B, वर्टिक्स B का वेक्टर आपके पास B आ गया है। ठीक है, वर्टिक्स C का वेक्टर भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो C आ जाएगा। एंड D का वेक्टर जो है वो D आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने लिख लेना है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ताकि सारों का आ जाए। अब यहाँ तक इसकी पहली बात हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने ये फिगर भी ड्रॉ कर ली।
तो फिगर में भी अंदर ये जो पैरेललोग्राम है ये वेक्टर को शो कर रहा है, तो आपने इसको भी इस तरह से कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो मिड पॉइंट्स है ना इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में ही सारा समझा दिया, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप 1 में इसको सारा कंसिडर करना है। स्टेप 2 में फिर आप लिखेंगे कि इफ, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, जो मैंने आपको इसके मिड पॉइंट्स समझाए थे, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है इफ M1 M2, ठीक है, जो सारे हैं M3 एंड M4, ठीक है। 4 ही मिड पॉइंट्स लिए हमने आप यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख देना है कि आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, जो साइड ए बी है इसका M1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, ठीक है। M1 के साथ ही लिखने बेशक। M2 किसका है, बी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा लाइन सेगमेंट बी सी। M3 किसका है, सी डी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी डी। एंड M4 किसका है, डी ए, तो यहाँ पर आपने लिखना है डी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ तक इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसके लिए हुए पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी और डी। इसका मतलब है कि जो ए है इसको हम अपने फर्दर थ्योरम में पोजीशन वेक्टर ए से सॉल्व करेंगे, बी को बी से करेंगे, सी को स्मॉल सी से और डी को स्मॉल डी वेक्टर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते रहेंगे कि जो M1 है ना पोजीशन वेक्टर, इसका लिखेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 इज, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमने लेट किसके लिए किए थे, वर्टिसेस ए बी और सी एंड डी के लिए। अब हमने इसको निकालने हैं M1 M2 M3 एंड M4 के लिए, ठीक है। तो M1 के लिए जब हम इसके लिए निकालेंगे तो M1 कहाँ पर है, A है और B है, तो इसके जो पोजीशन वेक्टर होंगे ये यहाँ पर A होगा और यहाँ पर B होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि जो M1 है ना ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये और ये जब डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो हमारे पास M1 आ जाएगा। या तो ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है, तो जब हम प्लस करके डिवाइड कर लेंगे तो वो वही चीज़ दोबारा हो जाएगी, ठीक है। तो M1 की हमारे पास आ गया है A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड आपने निकाल लेना है इसी तरह से कि पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 इज, ठीक है। M2 का वेक्टर अब क्या आ जाएगा, यहाँ से दोबारा से ले लेंगे B प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर M2 का आ गया है। इसी तरह से M3 और M4 के भी ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, नेक्स्ट आपने लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ M3। अब M3 का किस तरह से लेना है, जहाँ पर M3 प्रेजेंट है ये C और D के दरमियान है, तो इसका पोजीशन वेक्टर C है और इसका D है, तो ये C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। और लास्ट हमारा है पोजीशन वेक्टर ऑफ M4। तो M4 हमारे पास कहाँ पर है, M4 है D और A के दरमियान, से यह आ जाएगा D वेक्टर प्लस A वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने जो असल में जो चीज़ निकालनी है वो है कि M1 M2 और M3 M4 को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम में यही होता है, अगर ये इस तरह भी होता, ठीक है, इसको इस तरह से ले लें तो ये M1 M2 M3 M4 एक दूसरे के इक्वल होते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने असल में प्रूफ करना है M1 M2 और M3 M4 को कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, या फिर M1 M4 और M2 M3 एक दूसरे के इक्वल हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, पहले हम ले लेंगे M1 और M2 को, ठीक है, इसका लाइन सेगमेंट। तो M1 और M2 उसी तरह से आ जाएगा जिस तरह आपके पास ए बी आता था, ठीक है। ए बी किस तरह आता था, B माइनस ए करके, ठीक है। सेम वही तरीका है, M1 माइनस M2 आ जाए, M1 M2 आ जाएगा M2 माइनस M1 करके। तो M2 की वैल्यू आपके पास क्या है, M2 है B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, वो यहाँ पर आपने पुट कर देनी है B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2।
m2 आ गया, अब माइनस करना है m1, तो m1 यहाँ पे क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पर पुट कर देंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में 1/2 अगर हम बाहर निकालने, यानी कि यहाँ से 1/2, ठीक है, बाहर निकल जाएगा और ये अंदर सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस a प्लस बी, और ये पोजीशन वेक्टर्स है तो हर एक के ऊपर एरो हेड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 1/2 b प्लस सी माइनस a माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये b प्लस और b माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा 1/2, ये वाला b इस b से कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा c वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई m1 m2 की, m1 m2 हमारे पास इक्वल आ गया है 1/2 c वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकालना है m4 m3, ठीक है। जब यहाँ से हमने m1 m2 निकाल लिया है तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यही सही है, यानी m1 यहाँ पर था तो अब हम m4 को पहले लेंगे, m2 को बाद में लिया था तो अब हम m3 को पहले लेंगे, m3 m4 नहीं करना, आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन समझ लें कि यहाँ पर हमने m1 m2 लिया है, तो ये हमने यहाँ पर जब लेट किया था तो ये m1 था, ये m2 था, इसकी इक्वल जो साइड है वो है m4 और m3, m3 m4 नहीं लेना, m4 m3 लेना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा m4 m3, ठीक है। m4 m3 हमारे पास उसी तरीके से आएगा, m3 में से m4 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो m3 की वैल्यू यहाँ पर है, ये है c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा c वेक्टर प्लस d वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 माइनस m4 आपके पास है d प्लस a डिवाइडेड बाई 2, d प्लस a डिवाइडेड बाई 2 ले लेना है, और m3 आपके पास आ जाएगा c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये मेरे से यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर m3 माइनस m4 करना है, तो m3 की वैल्यू आपके पास c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 ही है, माइनस m4 की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद जो कि है d प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो इसके बाद अगर हम इससे 1/2 कॉमन ले लें, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, तो इसको अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा c प्लस डी, ठीक है, c प्लस डी आ जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर हम इसको ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो माइनस d प्लस a आ जाएगा, d प्लस a, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 c वेक्टर प्लस d वेक्टर माइनस d वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है। तो d माइनस d आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू सी वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें कि m1 m2 की वैल्यू भी आपके पास यही थी, m4 m3 की वैल्यू भी आपके पास यही आ गई है। तो इस पैरेललोग्राम में जो m1 m2 और m4 m3, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लिख लें तो यह आ जाएगा m1 m2 m4 और m3, ठीक है। ये आपस में प्रूव हो गए कि m1 m2 और m4 m3 जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने प्रूव करनी है वो है कि m4 m1 और m3 m2 ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये वाली साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर ली, अब ये वाली साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, तो इसके लिए भी हम यहाँ से ले लेंगे कि यहाँ से अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास m4 m1, ठीक है, m4 m1 आ जाएगा। m4 m1 हमारे पास किस तरह से आएगा, m1 में से m4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से अपने m1 की वैल्यू ले लेते हैं, m1 है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस m4 हमारे पास है d प्लस a डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ जाएगा d प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके बाद 1/2 एज यूजुअल कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है, माइनस और d वेक्टर प्लस a वेक्टर, d वेक्टर प्लस a वेक्टर, ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से लिख लेंगे 1/2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस d वेक्टर और माइनस प्लस माइनस a वेक्टर, तो अब ये a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/2 b वेक्टर माइनस d वेक्टर,
ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है M4 M1 की। अब जो M4 M1 है यहाँ पर, ठीक है, हमने ये वाली साइड निकाल ली है M4 M1। तो नेक्स्ट जो हमने लेनी है वो है M3 M2। ठीक है, M3 M2, तो यहाँ से अब ले लेंगे M3 M2। M3 M2 हमारे पास किस तरह से आएगा, पहले M2 की वैल्यू लिखेंगे। तो M2 की वैल्यू ये नहीं, B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये आपने फाइंड की थी अभी थी, B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस M2 की वैल्यू, M3 की वैल्यू, M2 की वैल्यू में से M3 की वैल्यू माइनस होगी, तो M3 की वैल्यू है C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 1/2 एज यूजुअल कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस, तो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो यूँ आ जाएगा माइनस D वेक्टर। ठीक है, प्लस C माइनस C आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 B वेक्टर माइनस D वेक्टर। ठीक है, अब इससे आप लोग देख लें कि M4 M1 की वैल्यू भी यही थी और M3 M2 की वैल्यू भी यही आ गई है। तो इससे हम लिखेंगे, पहले हम इसकी इक्वेशंस ले लेते हैं। ठीक है, यही जो हमने M1 M2 लिया था इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, जो M4 M3 लिया था इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, ये जो लिया है इसको ले लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4, ताकि हम अपना आंसर जो फाइनल है उसको लिखने में ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, जो इक्वेशन अभी अभी हमने बनाई है वो 1 एंड 2 से हम ये प्रूफ कर लेंगे कि M1 M2 जो लाइन सेगमेंट है ये इक्वल है M4 M3 की। ठीक है, M1 M2 और M4 M3 हमने किस तरह से लिए है मैं आपको बता चुकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रॉम 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 जो इक्वेशन है इससे हमें पता चला कि जो M4 M1 है, ठीक है, ये और M3 M2 इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं M1 M2, ठीक है, साइड्स में चीज़ें नहीं है, M1 M2 और M4 M3 ये क्या है ना, ऑपोजिट साइड्स है ना। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि i.e. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में बता देंगे कि हेंस M1 M2 M3 M4 इज़ अ पैरेललोग्राम। ये जो हमने प्रूफ करना था कि जो हमारी जो लाइन सेगमेंट्स के मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हमने इसको ले लिया था, ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो मिड पॉइंट्स हमारे क्या थे, M1 M2 M3 एंड M4। ठीक है, ये हमारे मिड पॉइंट्स थे और इसको हमने प्रूफ करना था कि ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। वो पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देना है कि इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूँ आ जाएगा और यही थ्योरम प्रूव हो चुका है। तो अब नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। Show that the line segments joining the midpoints of the diagonals and the midpoints of any two opposite sides। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो था डायगोनल्स थे, डायगोनल्स नहीं थे। इस क्वेश्चन में हमारे पास डायगोनल्स हैं। यही एक अलग चीज़ है, इसमें पैरेललोग्राम वही है, मिड पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन में मिड पॉइंट्स हमारे पास लाइन सेगमेंट्स के थे। इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट हम लेंगे डायगोनल्स के। तो एक रफ सी फिगर मैंने बना दी है, अब इसके ऊपर आपको समझा दूँ ताकि डायरेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा कि एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू ऑपोजिट साइड्स। टू ऑपोजिट साइड्स का मतलब है कि या ये और ये साइड्स या ये और ये साइड्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो सकता है, 4 साइड्स होनी चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि या तो ट्रेपेजियम ही लेना है या रेक्टेंगल ही लेना है। कंजक्टिवली फॉर्म अ पैरेललोग्राम, इसमें भी यही बात है कि ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये ले लेंगे इस तरह से कि ये लाइन सेगमेंट्स हैं हमारी। ठीक है, ये इसकी लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगी। ये हम इस तरह से क्यों ले रहे हैं अभी आपको प्रॉपर बता दूं। सबसे पहले तो आपने इस तरह से अपना क्वाड्रिलेटरल बना देना है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको इसमें देना है वो ये है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। तो मतलब कि हमें इसके डायगोनल्स बनाने हैं, तो डायगोनल्स इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका डायगोनल आ जाएगा और ये इसका डायगोनल।
तो इसके मिड पॉइंट जो है ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, और जो इसका मिड पॉइंट है ये यहाँ पे आ रहा है। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स तो होना चाहिए, लेकिन कोई सी भी दो ऑपोजिट साइड्स के साथ, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स अब आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है कि पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम इसी तरह से बनेगा कि अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, इस वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, और इस वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से ज्वाइन करना है कि हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाए। तो इस पार्ट को हम इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेना है, इसको यूँ कर लेंगे और ये यूँ आ जाएगा। तो ये तकरीबन पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। ये वेक्टर्स हैं, तो इसको इस तरह से हम डिनोट कर देंगे इस तरह, ठीक है। और ये भी वेक्टर्स हैं, तो इसको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है कि इनको नेम्स दे देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें कहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, तो इसी तरह से हम इसकी कंडीशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिख लें कि कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है तो, लेकिन क्या है, तो इसको हम यहाँ पर एजेस को, वर्टिसेस को नेम दे देते हैं A B C D। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि क्वाड्रिलेटर हमारा क्या है, A B C D, ठीक है। अब एक इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, क्योंकि चैप्टर आपका वेक्टर का है, पूरी बुक में सबसे मुश्किल चैप्टर है, तो इसको हमने हर जगह वेक्टर से ही सॉल्व करना है। तो जो वर्टेक्स A है इसका पोजीशन वेक्टर ले लें आप लोग A, B का ले लें B, C का है C, और D का स्मॉल d। तो यहाँ से हम ले लेंगे कि लेट एज्यूम कर लेते हैं A B C एंड, यहाँ पे आपने लिख लेना है D, ठीक है। A B C एंड D बी द पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में आपने पोजीशन वेक्टर के साथ ही डील करना है। पोजीशन वेक्टर्स अब किसके हैं ये पोजीशन वेक्टर्स? ऑफ वर्टिसेस। अब जिसका जो वर्टेक्स है वही आपने लिखना है, ठीक है। ए वेक्टर वर्टेक्स है, बी का है, सी का, तो हम यहाँ पर इसके वर्टिसेस लिख देंगे ए बी सी एंड डी, ठीक है। और साथ में रिस्पेक्टिवली लिख दीजिएगा ताकि सारे पता चल सकें किस किस का है। ये इसका स्टेप 1 हो चुका, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए फर्दर हम सॉल्व करेंगे कि जो हमने ये इसके दरमियान में मिड पॉइंट्स को लेते हुए पैरेललोग्राम बनाया है, तो इसको नेम दे देते हैं, ठीक है। सी और बी का जो मिड पॉइंट है इसको नेम ई दे देते हैं, ठीक है। कोई सा भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है क्या देना है। ए और डी का जो मिड पॉइंट है इसको एफ दे देते हैं, ठीक है। इसको ई और इसको एफ दे देते हैं। इसके बाद ये जो मिड पॉइंट है बी और डी डायगोनल जो है, इसके मिड पॉइंट को हम नेम दे देते हैं जी, और इसके मिड पॉइंट को दे देते हैं एच, यानी ई एफ जी एच, ठीक है। ये जो ई एफ जी एच है ये हमारा पैरेललोग्राम है असल में, ठीक है। इसको आप मज़ीद नीट भी बना सकते हैं, असल में इसकी फिगर ऐसी ही बनेगी, कंडीशंस भी इतनी ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं कि लेट ई एंड एफ, ठीक है। ई एंड एफ क्या है? मिड पॉइंट्स हैं बी सी के और ए डी के। ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है और एफ जो है ए डी का है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। ये आपस में ऑपोजिट साइड्स हैं, ये इसकी और ये आपस में ऑपोजिट साइड्स हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है ऑफ ऑपोजिट साइड्स बी सी। ई किसका मिड पॉइंट है? बी सी का मिड पॉइंट है। एंड एफ किसका मिड पॉइंट है? ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लिख लेंगे कि यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, एंड लिख देना है कि जी और एच जो हमने लेट किया हुआ है, जी एंड एच, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स हैं, बी द मिड पॉइंट्स ऑफ, ठीक है। मिड पॉइंट्स ऑफ जी किसका मिड पॉइंट है? डायगोनल बी डी का, ठीक है। ये जो डायगोनल है इसका हमने मिड पॉइंट लिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा डायगोनल बी डी का, ठीक है। और एच जो है ना, ये मिड पॉइंट है डायगोनल ए सी का, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी, ठीक
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसके जो ई है, एफ है, जी और एच, इसको आपस में उसी तरह से प्रूव करेंगे जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, यानी कि जी ई एफ एच को इक्वल प्रूव करना है और ई एच और जी एफ को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। पैरेललोग्राम में हम यही करेंगे कि दो जो इसकी हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं इनको इक्वल प्रूव करेंगे और जो दो इनकी वर्टिकल साइड्स हैं इनको इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेना है आपने देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि पोजीशन वेक्टर ई, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है और पोजीशन वेक्टर एफ की वैल्यू क्या है। सारों के लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर्स। यहाँ से आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ई, ठीक है, इज। अब ये अब किस तरह से आना है, पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, इन दोनों का सम करके जब डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, यानी इस b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ई। तो ये आ जाएगा b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये पोजीशन वेक्टर ई आ गया। नेक्स्ट हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है f, तो यहाँ से आ जाएगा पोजीशन वेक्टर f इज। अब f किस तरह से आएगा, a प्लस डी, जिनका f मिड पॉइंट है ये उधर ही आएगा, a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो पोजीशन वेक्टर आपने निकालना है वो है, यहीं से ले लेंगे पोजीशन वेक्टर आपको नेक्स्ट चाहिए g का, तो पोजीशन वेक्टर g इज इक्वल्स टू, जी का पोजीशन वेक्टर किस तरह से आएगा, जिस डायगोनल पर ये मौजूद है ना, जिस डायगोनल पर उसके पोजीशन वेक्टर्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा b प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा h। ठीक है, तो h किस तरह निकालना है, अब तक आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि जिस डायगोनल पर या जिस लाइन सेगमेंट पर h मौजूद है उसके वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो h a c पर मौजूद है, यहाँ से आ जाएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमने सारी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो ले ली हमने। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या प्रूफ करनी है कि जो जी ई है, ठीक है, जी ई ले लेते हैं और यहाँ से जी ई के साथ क्या आएगा, एफ एच। ठीक है, अगर जी ई लेंगे तो एफ एच आएगा, एच एफ कभी भी नहीं लिखना, जिस ऑर्डर से लेफ्ट साइड पर लेंगे उसी ऑर्डर से राइट साइड पर। तो जी ई को हमने प्रूफ करना है एफ एच के इक्वल। ठीक है, ये अपने साथ रफ वर्क में लिख लीजिएगा। और यहाँ से हम ले लेंगे कि ई एच जो है उसको जी एफ के इक्वल पुट करना है, ई एच जी एफ, एफ जी कभी भी नहीं लेना, और ई एच को हमने प्रूफ करना है जी एफ के। ठीक है, ये हमने लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं जी ई से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ई लाइन सेगमेंट, जी ई किस तरह से आएगी, ई माइनस जी से। ठीक है, सेम वही रूल है, ई की वैल्यू यहाँ से ले लेनी है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई की वैल्यू आ गई माइनस जी, जी अब क्या है बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब 1/2 इन दोनों में कॉमन है वो बाहर ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा b प्लस सी माइनस बी प्लस डी। ठीक है, ये आ जाएगा b प्लस डी और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं 1/2 इंटू बी प्लस सी माइनस बी माइनस डी आ जाएगा, जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस बी माइनस डी। ठीक है, b माइनस और प्लस कैंसिल हो गया है, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया है 1/2 सी माइनस डी के। ठीक है, देखें जो डी ई वेक्टर है हमारे पास, डी ई लाइन सेगमेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, डी ई के बाद हमने निकालनी है एफ एच की, तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ एच लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू, एफ एच किस तरह से आएगा, एच माइनस एफ करने से, एच माइनस एफ करेंगे तो हमारे पास एफ एच आ जाएगा। तो एच की वैल्यू यहाँ से ले लें, ये है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक है
कि जो पोजीशन वेक्टर f है ये a और d के दरमियान है। तो जो पोजीशन वेक्टर f है ये a और d के दरमियान आएगा, ठीक है। b नहीं है, यहाँ पर d आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे h माइनस f, तो d आ गया हमारे पास a वेक्टर प्लस d वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी माइनस a प्लस d, तो a प्लस सी माइनस a प्लस d, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इससे आगे, तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2। इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो यह आ जाएगा a प्लस सी, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 c माइनस डी। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है कि जो जी ई है और जो एफ एच है दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने करना है वो है ई एच और जी एफ, ठीक है। तो यहाँ से अब लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ई एच जो हमने नेक्स्ट प्रूफ करना है। तो ई एच किस तरह से आएगा, एच माइनस ई करने से। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू लिख लेंगे वो है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच माइनस ई करना है, तो ई की वैल्यू हमारे पास है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, या दिस इम्प्लाइज लगा दें, ये आ जाएगा 1/2 कॉमन ले लेंगे, इससे a प्लस बी माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस सी माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे कि 1/2 इंटू इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें, तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट्स नहीं लगानी, a प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ठीक है। क्योंकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये वैल्यू किसकी आ गई है, ई एच की, ठीक है। ई एच के बाद हमने क्या प्रूफ करना है, जी एफ, ठीक है। या बेशक अपने पैरेललोग्राम से निकाल कर साइड पे रफ वर्क में लिख दीजिएगा, या बार बार पैरेललोग्राम से भी पॉइंट ले सकते हैं। तो जी एफ आ जाएगा आपके पास एफ माइनस जी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपनी f की वैल्यू ले लेनी है, ये है a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस g की वैल्यू ले लेनी है जो कि है b प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। इसको अब लेना है 1/2 इंटू ए प्लस डी माइनस बी प्लस डी। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस डी माइनस बी प्लस डी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ले लेंगे, बल्कि यहाँ पे एक स्टेप सॉल्व कर लें कि 1/2 इंटू ए प्लस डी, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू ए माइनस बी वेक्टर के इक्वल आ गया। तो अब देखें जो ई एच है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट ई एच है और जो जी एफ है ये भी एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो अब हम इनको इक्वेशंस के नेम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बेशक इसको एक लाइन अलग लिख दीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर स्पेस कम थी मेरे पास, तो इस वजह से मैंने एक साथ लिख दिया है। इसको आपने इक्वेशन 1 लेट कर लेना है, इक्वेशन 2 लेट कर लेना है, ठीक है। इसको ले लेंगे इक्वेशन 3 और इसको ले लेना है इक्वेशन 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो इसके लिए ट्रेपेजियम पहले बनाना ज़रूरी है। ट्रेपेजियम हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये है कि डायगोनल्स हैं इसके, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। तो सबसे पहले हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर दिया इसका डायगोनल आ जाएगा और ये इस पॉइंट का डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं, इस के मिड पॉइंट्स लेने हैं। मिड पॉइंट्स हम ले लेंगे, लेकिन पहले हम इसको नेम्स दे देते हैं कि जो इसके वर्टेक्स हैं ये है ए, ये बी, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी। इसके बाद जो डायगोनल ए सी है, ठीक है, ये डायगोनल ए सी, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे। और जो डायगोनल बी डी है इसका मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इसके मिड पॉइंट से लाइन पैरेलल बन रही है वो तकरीबन यूं है, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक कि जो डायगोनल्स है ट्रेपेजियम के वो पैरेलल है पैरेलल साइड्स के। ये अगर पैरेलल है ए बी डी सी के पैरेलल है ना, पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, जबकि अगर ये ए डी यहाँ से एक्सटेंड की जाए और ये बी सी यहाँ से एक्सटेंड की जाए तो ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर देंगी। अब अगर ए बी सी डी के बाद इसको ई और एफ का नाम दे दिया जाए, ठीक है, तो हमने असल में प्रूफ ये करना है कि ये जो ई एफ है ना, जो इन दोनों के मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, ये पैरेलल है डी सी के और पैरेलल है ए बी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी फिगर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि जो ट्रेपेजियम है असल में कि अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके 4 वर्टेक्स होते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, ठीक है। अब ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन इसकी क्वालिटीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये बाकियों से क्यों अलग है। इसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, 2 साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं। एंड द अदर 2, ठीक है, द अदर टू कौन सी है, ये वाली और ये वाली, आर एंटी पैरेलल या आर नॉन पैरेलल, ठीक है, वो जो एक दूसरे को कट कर देती हैं। यहाँ तक इसकी ये बात आ गई। इसके बाद हम इस अपनी फिगर को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखना शुरू करें तो तकरीबन आंसर हमारे यहाँ से शुरू होगा कि कंसीडर, ठीक है, कंसीडर या लेट जो भी है अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, वो क्या है ए बी सी डी, उसको हमने नेम दे दिया है, वो है ए बी सी डी इन विच। अब हमने इन विच लिखने के बाद अपनी फिगर पर गौर करना है, ठीक है। जब हम ट्रेपेजियम के बारे में लिख रहे थे कि इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल, तो अब यहाँ पर वो ट्रेपेजियम क्या है ए बी सी डी, तो हमें इसकी साइड्स भी मेंशन करनी है। तो इन विच ए बी इज पैरेलल, पैरेलल किसके है जी, टू डी सी, इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको लिख लेंगे। अब ये तो हो गया, लेकिन हमें जो क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें इसकी वेक्टर पता होने चाहिए, पोजीशन वेक्टर्स पता होने चाहिए। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स आ गए किसके, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी एंड डी आर ऑफ वर्टिसेस, ए बी सी और डी के ही वर्टिसेस होंगे, तो इसको हम यहाँ पर यूँ लिख लेंगे ए बी कॉमा सी एंड डी रिस्पेक्टिवली लिख दीजिएगा ताकि सारों का पता चल जाए कि ये किस किस के हैं, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद हमने ले लेना है जो आपको मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही समझा दिया कि इस ए सी का डायगोनल का एक मिड पॉइंट है जो ज्वाइन कर रहा है बी डी के डायगोनल के मिड पॉइंट के साथ। तो इन मिड पॉइंट्स को हमने नेम दे दिया है ई और एफ का। तो यहाँ से हम ले लेंगे कि इफ़, ठीक है, इफ़ के बाद आपने लिखना है यहाँ से ई एंड एफ, इफ़ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन में डिमांड की गई है जस्ट उनको नेम देने हैं, बाकी सारी वर्डिंग वही यूज़ करनी है। आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, अब यहाँ पर हमारे पास डायगोनल्स आइडेंटिफाइड हैं, कौन कौन से हैं, ई है ए सी का, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी, एंड जो एफ है वो है बी डी का, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड बी डी, ठीक है, ऑफ द ट्रेपेजियम जो हमने क्वेश्चन में एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसके पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं। पोजीशन वेक्टर्स बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरह लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि देन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ई और पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ हमने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई इज इक्वल्स टू, ई का पोजीशन वेक्टर अब किस तरह से आएगा, जहाँ पर ई मौजूद है उस पूरे डायगोनल का या उस पूरी लाइन सेगमेंट का हम पोजीशन वेक्टर्स, इसका ए है, ठीक है, और इसका सी है,
ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया है ई का। इसके बाद आपने पोजीशन वेक्टर लेना है एफ का, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, तो एफ का जब आप पोजीशन वेक्टर्स लेंगे तो बिल्कुल वही तरीका होगा। इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका डी है, तो एफ का आ जाएगा बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, इजी है। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमने प्रूफ फाइंड करना है ई एफ, ठीक है। ई एफ असल में हमने फाइंड करना है, तो ई एफ हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। आप तो अब एक्सपर्ट हो चुके होंगे एफ माइनस ई से, ठीक है। ई एफ आ जाएगा एफ माइनस ई से, तो एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है पी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ से है b प्लस डी माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू बी प्लस डी माइनस ए, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसकी जो टर्म्स है आपने इसको शिफ्ट कर देना है। क्यों कर देना है अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। यहाँ से आपने लेना है b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए और माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा c माइनस डी, ठीक है। c यहाँ पे इसके साथ माइनस है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। अब इस तरह हमने क्यों किया, ठीक है। इसका जवाब ये है कि जब हमने क्वेश्चन में निकालना है ए बी और सी डी इसके पैरेलल है ना, तो बी ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ए बी निकालते हैं तो ए बी की वैल्यू हमारे पास होगी बी माइनस ए, तो बी यहाँ पर है बी वेक्टर और ए है ए वेक्टर, तो ये बी माइनस ए हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि 1/2 बी माइनस ए किसके इक्वल है, ए बी लाइन सेगमेंट के, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और c माइनस डी। अगर हमने डी सी की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमने डी सी निकालना हो तो हमारे पास c माइनस डी आ जाएगा और c वेक्टर और d वेक्टर यहाँ पे है, तो माइनस c माइनस डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी सी लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आपने लिखना है कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये तो क्वेश्चन में ही था ना कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, पैरेलल है डी सी के, तो इसका मतलब है जिस तरह हमने नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ओ पी क्यू आर इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया है कि ओ पी क्यू आर एक ट्रेपेजियम है, लेकिन ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स से बने। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं जिसमें तीनों साइड्स एक बराबर होती हैं, विद ओ पी इज इक्वल्स टू आर, ओ एस इज इक्वल्स टू एस एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और देन उसकी जो कंडीशन है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, तो यहाँ पर ये इसकी भी 3 साइड्स इक्वल है, देन ये सेकंड ट्राइंगल है, इसकी भी 3 साइड्स इक्वल है, और उसके बाद ये थर्ड ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब इसको उन्होंने नेम दिया है ओ पी क्यू आर का, ठीक है। लेकिन ओ पी क्यू आर आपने थोड़ा चालाकी से देना है कि ये ओ पी हो जाए, ताकि ओ पी जो है ये हमारे पास आर की वेक्टर की इक्वल है, तो ये हमारे पास यूँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओ एस हमारे पास एस के इक्वल है, तो यहाँ से हम ओ एस ले लेते हैं ताकि ये एस के इक्वल आ जाए। एंड एम इज द मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट है लेकिन किसका, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा क्यू आर, तो यहाँ पे हम क्यू लिख लेंगे, बल्कि ओ पी क्यू आर इसको भी तो फॉलो करना है ना, ठीक है। ओ पी क्यू आर है तो इस तरह ओ पी क्यू और इसको आर बना लेंगे, ठीक है। तो ओ क्यू और आर का जो मिड पॉइंट है वो है एम, और मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कुछ, ठीक है। इसके बाद ये आर वेक्टर है, ठीक है, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, और ये एस भी वेक्टर है, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, राइट पी एस इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। पी एस क्या है, ये पी और ये एस, इनको इस आर और इस एस की टर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा में है,
ठीक है। तो यहाँ से हम फर्स्ट का आंसर लिखेंगे कि बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमें क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पी एस को फाइंड करना है, तो ये बाकी जो वेक्टर अलजेब्रा के मुताबिक ओ एस और ओ पी हमारे पास ऐड होकर उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, नॉर्मल अलजेब्रा में स्क्वायर होता है, वेक्टर अलजेब्रा में डायरेक्ट साइड ली जाती है। तो पी एस को असल में लेना है, तो हम पी एस को डायरेक्ट तो नहीं ले सकते ना, हमारे पास ओ एस है, तो लिख देंगे कि ओ एस इज इक्वल्स टू ओ पी, ठीक है, ओ पी प्लस पी एस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो बेस होता है ये हमारे पास इक्वल होता है उसके दोनों साइड्स के इक्वल, एंड दोनों साइड्स के ऐड करने के इक्वल होता है, ठीक है। तो ओ एस इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एस आ जाएगा, लेकिन असल में हमें लिखना है पी एस, तो पी एस को इस साइड पे रख के हमारे पास आ जाएगा ओ एस माइनस ओ पी। ये ओ पी अगर उधर शिफ्ट कर दें तो ओ एस माइनस ओ पी हो जाएगा इज इक्वल्स टू पी एस, ठीक है। तो अब पी एस जो है ये हमारे पास ओ एस किसके इक्वल है, एस वेक्टर के इक्वल है, माइनस ओ पी हमारे पास है आर वेक्टर के इक्वल। तो ये हमारे पास एस और आर की टर्म्स में आ गए हैं। जो इस क्वेश्चन का डिमांड था कि इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस, तो वो हमारे पास एस और आर की टर्म में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप को इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है कि शो दैट ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम। ओ क्यू क्या है, अब इसको हमें यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, कि ब्लैक से कर लेते हैं कि ये जो ओ क्यू है ना ये डायगोनल, ठीक है, ये पैरेलल है किसकी, एस एम के। तो एस एम आ जाएगा इस तरह, ये जो इसका मिड पॉइंट है। इन दोनों को पैरेलल शो करने के लिए हमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो या ये फिगर आप रीड्रॉ कर लें ये वाले टर्म शो करने के लिए, या आपको इसको कलर चेंज कर लें ताकि आपका डिफ्रेंशिएट हो सके उस पिछले से, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि जो ओ एस है, ठीक है, ये और ओ पी, ठीक है, ओ एस और एस क्यू जो है ना ये ऐड कर लें अगर हम लोग, ठीक है, पूरा ये वाला ट्राइंगल ले लें जो इस तरह से है, ये है ओ एस और क्यू। ये जो इसके अंदर ये वाला ट्राइंगल है इसको पहले लेट कर लें, तो इससे आपके पास आ जाएगा कि जो ओ एस है यानी जो इसकी बेस है वो इक्वल है ओ क्यू नहीं ओ एस, और ऐड कर लें इसके साथ ओ क्यू को, ओ एस प्लस ओ क्यू ओ पी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है शो दैट ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम, ठीक है। तो अब ये जो ओ क्यू है इसको ब्लैक से ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल है, ठीक है। ओ क्यू और एम क्या था, इनका मिड पॉइंट था, तो एस एम, ठीक है। ये जो दो हमारे पास न्यू वेक्टर्स आ गए इनको पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि ये अगर प्लेन में जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो इस डायग्राम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ओ एस और एस क्यू, ठीक है, ओ एस और एस क्यू का जो ऐड अगर हम कर लें तो वो हमारे पास ओ क्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि जो ओ एस है, ठीक है, दोबारा इस पर गौर कर लें कि ओ एस, ठीक है, प्लस एस क्यू, एस क्यू जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ओ क्यू के, ठीक है, ओ क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो इससे आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब अगर आप इस पर गौर कर लेना इस फिगर पर, अब इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें जो एस क्यू है, ठीक है, ये और ओ पी बराबर हैं क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि जो एस क्यू है, ठीक है, एस क्यू ये बराबर है ओ पी के, ठीक है, ओ पी के इक्वल आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जो एस क्यू है यहाँ पर इसको हम ओ पी के इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं और, ठीक है, ओ एस की तरह ही आ जाएगा, प्लस
एस क्यू की जगह हम पुट कर देते हैं ओ पी, क्योंकि फिगर से मेंशन कर दिए कि ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये आ जाएगा ओ क्यू। ठीक है, अब ओ एस किसके इक्वल है, एस के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस वेक्टर प्लस ओ पी किसके इक्वल है, आर वेक्टर। असल में हमने इसीलिए इस एस क्यू को इसके इक्वल लिया क्योंकि यहाँ पर वेक्टर की वैल्यू गिवन थी और यहाँ पर गिवन नहीं है, और क्वेश्चन हमने वेक्टर की ही फॉर्म में सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई है, एस वेक्टर प्लस आर वेक्टर, तो इसको यहाँ से लिख लेंगे इस तरह से करके। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमने लिखना है कि ये जो ओ आर है ना, पूरी लाइन ओ आर, ठीक है, ये किसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये ओ एस प्लस एस आर के इक्वल है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे कि नाउ, ठीक है, नाउ हम लिख देंगे कि जो ओ आर है ये किसके इक्वल है, ओ एस प्लस एस आर, तो यहाँ से आ जाएगा ओ एस प्लस एस आर के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक बात ले लेते हैं कि जो हमारे पास तीनों ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो ओ पी एस, ठीक है, ओ पी एस, गौर कर लें इस पर, ये इक्वल है एस क्यू आर के, ठीक है, ओ पी एस है एस क्यू आर के इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो अगर ये इसके इक्वल है तो हमारे पास जो एस आर है ये भी ओ एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो एस आर है ये भी ओ एस के इक्वल आ जाएगा। अगर इसके ऊपर ट्राइंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं दोनों ट्राइंगल्स, तो ये भी इक्वल आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ एस प्लस ओ एस, बेशक आप ये वाली कंडीशन इसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि आर इक्विलेटरल ट्राइंगल दस ओ एस इज इक्वल्स टू ओ आर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेकर यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दस ओ एस इज इक्वल्स टू ओ आर। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि ओ आर को आपने वेक्टर की फॉर्म में लिख लेना है। ओ आर जो है, ओ आर ये पूरा ओ से लेकर आर तक, ठीक है, इसको आपने वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो ओ आर आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू ओ एस का वेक्टर आपको पता है वो है एस, ठीक है, ये आ जाएगा एस प्लस इस एस आर को भी हमने ओ एस के इक्वल लेट कर लिया है, तो यहाँ से आ जाएगा एस प्लस एस इज इक्वल्स टू टू एस वेक्टर। अगेन हमने एस आर को ओ एस के इक्वल इसीलिए लेट किया कि यहाँ पर हमारे पास पोजीशन वेक्टर नहीं है और यहाँ पर है, और हमने क्वेश्चन के आंसर को पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो इस एस आर को हम ओ एस के इक्वल ले लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर एस है और एस प्लस एस हमारे पास टू एस आ जाएगा, तो जो हमारे पास ओ आर की वैल्यू है वो हमारे पास टू एस आ गई है। इसके बाद इसको और सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो पोजीशन वेक्टर ओ आर है, तो ये असल में हमारे पास आर की वैल्यू है, ठीक है, तो ये आर आ गया। असल में हमने जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो ये है कि मिड पॉइंट हमें लेना है क्यू और आर का, ठीक है, क्यू और आर का मिड पॉइंट एम है, ये हमें गिवन है, तो हमारे पास अभी तक सिर्फ आर आ चुका है, अब हमने निकालना है क्यू, तो यहाँ से आप लिख लेंगे कि पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आगे आ जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ क्यू, ठीक है, और ओ क्यू हम किस तरह से निकालेंगे, अभी अपनी फिगर से निकालेंगे, तो ओ क्यू को अगर आप देखें तो ये हमारे पास ओ एस के इक्वल है, ठीक है, प्लस एस क्यू के इक्वल है, ठीक है, ओ एस प्लस एस क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ओ क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, ओ एस हमारे पास किसके इक्वल है, एस के इक्वल है, ठीक है, तो एस ले लेंगे प्लस आर, बल्कि ये हम यहाँ पर निकाल भी चुके हैं, ओ क्यू हमारे पास एस प्लस आर के इक्वल है, ठीक है, और जो पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर एक बार असल में ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये हमें चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर क्यू इज ओ क्यू दैट इज एस एस प्लस आर, और एक और बार लिख देना है कि पोजीशन वेक्टर आर इज ओ आर दैट इज इक्वल टू टू एस, ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों आ गए हैं, तो अब हम इसका मिड पॉइंट ले सकते हैं, तो मिड यहाँ पर आपने लिख देना है कि
क्वेश्चन में जिस तरह से कंडीशन गिवन है कि m इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यहाँ से आपने लिखना है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ q and r so that the position vector of m is, so the position vector of m is, ठीक है। अब m की वेक्टर पोजीशन वेक्टर आपने किस तरह निकालनी है, इसके लिए बहुत ध्यान से सुने क्या आपने करना है, ओ क्यू प्लस ओ आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। m हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू प्लस ओ आर डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ओ क्यू हमारे पास है s प्लस आर, तो यहाँ से आपने करना है s प्लस आर वेक्टर फॉर्म में, प्लस ओ आर आपके पास है 2s, तो ये 2s आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको करना है, ये तो हमारे पास m आ गया ना, ठीक है। अगर एस एम निकालना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम ओ क्यू को प्रूव कर रहे हैं एस एम के इक्वल, तो m हमारे पास आ गया है और अब s रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको एस एम अगर कर दें तो m में से s माइनस करना है असल में हम, तो m की वैल्यू लिख चुके हैं और यहाँ पर आ जाएगा s और s वेक्टर है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, तो अगर इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा s प्लस आर प्लस 2s माइनस ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये प्लस 2s माइनस 2s आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा s वेक्टर प्लस r वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, s बाई r डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो इससे 1/2 हम कॉमन कर सकते हैं और ये आ जाएगा s प्लस r, ठीक है। s प्लस r अगर हम क्वेश्चन में बैक जाएँ तो हमारे पास किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर इसको इक्वल पुट कर देंगे इनटू ओ क्यू। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि बेशक इसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, इसको आप किसी चीज़ के इक्वल लेट कर लें अगर बहुत बड़ी है, या फिर ये हो, लेकिन उसके साथ वो चीज़ आ रही हो जिसके आपने इक्वल प्रूफ करना हो, यानी हम यहाँ पर हमने एस एम को ओ क्यू के पैरेलल प्रूफ करना था, तो ओ क्यू यहाँ पर आ रहा है ना, बेशक यहाँ पर इसके साथ 1/2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एस एम है, ठीक है, ये एस एम है, इसके साथ अगर ये 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो 2sm हो जाएगा इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है। इस तरह से भी करके लिख सकते हैं और लिख दें बेशक यहाँ, क्योंकि दोनों कंडीशन सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है कि दिस शोज दैट ओ क्यू एंड एस एम, ठीक है, ओ क्यू एंड एस एम आर पैरेलल टू ईच अदर। जो क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना था वो हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू BC, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक बात तो प्रूफ है कि ये जो लाइन AB है ये DC के पैरेलल है, ठीक है। E इज द पॉइंट ऑन द डायगोनल DB, ये जो डायगोनल DB है इस पर एक पॉइंट है E सच दैट, अब क्या है कि ये DE इस DB के 1/3 रेशो पर है, ठीक है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो BC है और ये DE है, ठीक है, ये पैरेलल है आपस में। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे जो चीज़ हमें गिवन है, तो यहाँ से लिखना है कि गिवन दैट, क्या बात है कि DE इज इक्वल्स टू 1/3 DB, इसी को यूज़ करेंगे, यहाँ से लिखेंगे DE इज इक्वल्स टू 1/3 DB, ठीक है। अब यहाँ से देखें अगर DE 1/3 DB के इक्वल है तो ये DB अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर लें, ठीक है, यानी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ लाकर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा DE डिवाइडेड बाय DB, ये D है, इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो अभी इसका मतलब ये है कि इसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम रेशो फार्मूला को यूज़ करेंगे, जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में लेबल की हुई हैं उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो
यहाँ पर है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स, यहाँ से फ्रॉम फिगर लिख दीजिएगा, ठीक है, फ्रॉम फिगर इट मीन्स दैट E divides DB। E किसको डिवाइड कर रहा है? DB डायगोनल को डिवाइड कर रहा है। E divides DB in the ratio of 1 to, ठीक है, इसको इस रेशो में अगर ये डिवाइड कर रहा है तो हम पोजीशन वेक्टर इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा पोजीशन वेक्टर E, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से आपने ये जो 1 है, ठीक है, इसको लाकर यहाँ मैच करना है, ठीक है, इस 1 को यहाँ लाकर करना है और इस 2 को ले जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 1 इंटू 12a वेक्टर, ठीक है, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3b वेक्टर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है कि ये जो दोनों रेशो वाली टर्म्स होती हैं ये आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 12a वेक्टर, ठीक है, प्लस 6b वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको a और b स्प्लिट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 12a वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6b वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अब इसकी कैंसिलेशन हो रही है, तो यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर E की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको अभी अगर हम इस तरह लिखें कि ये AE यानी कि पोजीशन वेक्टर E की वैल्यू है, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई। इसको अब आपने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद जो फिगर से ही करेंगे, यहाँ से अब अगर ए सी को ले लिया जाए, ठीक है, ए सी, तो ए सी क्या है? ए डी और प्लस डी सी को अगर हम करेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी इस ए से अगर इस सी तक का हमें लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, तो इस ए डी प्लस डी सी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कर लेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि ए सी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी, ठीक है। अब ए डी की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, 3b, ये यहाँ पर पुट कर देंगे 3b प्लस डी सी की वैल्यू है 18a, तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे 18a, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ए सी इज इक्वल्स टू, अब एक और बात भी है कि अगर ए सी हमने इसी तरह फाइंड करना है तो एक इसको हम अपर से प्रूफ कर सकते हैं, अगर ए बी प्लस बी सी भी कर दिया जाए तब भी ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए सी की वैल्यू हमारे पास ए डी प्लस डी सी से भी आएगी, ए बी प्लस बी सी से भी आएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें, देखें ये ए सी है ना, इसकी यहाँ पर आई है 3b प्लस 18a, ठीक है। ये ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3b प्लस 18a, ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर हम अपनी फिगर में देखें तो ए बी की वैल्यू भी पता है, जस्ट बी सी की नहीं पता, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में हमने ए ई और बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ए ई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हम बी सी को फॉर्म करेंगे। तो ए सी की हम क्या पुट करेंगे, जो हमने अभी अभी यहाँ से फाइंड आउट किया है, ये है 3b प्लस 18a, इसको यहीं पर पुट कर देंगे। ए बी की हमें फिगर में गिवन है वो है 12a, तो 12a यहाँ पर लिख देंगे और ये बी सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये जो बी सी है इसको हम राइट पे छोड़कर बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये 3b प्लस 18a ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर आपने लिख देना है 3b प्लस 18a, ठीक है। इसके बाद जब ये 12a यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 12a इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम बी सी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 3b, ठीक है, और 18 माइनस 12 हो जाएगा 6a, तो ये आ जाएगा प्लस 6a,
ठीक है। अब a को पहले और b को बाद में लिख देते हैं। अगर हम इसे 3 कॉमन कर लें, ठीक है, अगर इसे 3 कॉमन कर लें तो यहाँ पर 2a बच जाएगा और यहाँ पर b बच जाएगा, ठीक है। जस्ट a को पहले और b को बाद में लिखा है, प्लस वाली टर्म्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 कर लेना है। अब ऐसा क्यों करना है, देखें, जब आपके पास अपनी इक्वेशन 1 है ना, ठीक है, इसमें यहाँ पर देखें कि एक 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमने ए ई और बी सी की ही वैल्यूज़ के साथ फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ई की वैल्यू में एक एक्स्ट्रा 2 है, ठीक है। इसकी इक्वल प्रूफ करने के लिए यहाँ पर एक 2 लाने के लिए, ठीक है, हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। अब जब 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, तो वो खुद ही एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम लिखें ना कि 3/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है और यही 2 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इससे दोबारा कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ वही आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि बी सी जो है, ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई है। बी सी इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू किसकी है, 2 इंटू 2a प्लस बी। ये यहाँ पर हमने जो फाइंड आउट की थी ये ए ई की है, तो यहाँ से आ जाएगा कि जो बी सी है ये 3/2 टाइम्स है किसके, ए ई के 3/2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें बेशक कि यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, जो हमने पहले उसको नेम दिया था। तो इससे मैंने आपको जब भी पिछले भी क्वेश्चंस करवाए उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ठीक है, ये इसके इक्वल आ रहा हो लेकिन यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो ये इसको अफेक्ट नहीं करता, ये जस्ट इसकी इतनी सी पोजीशन चेंज कर रहा है कि ये जो है ये थोड़ी बड़ी है और ये थोड़ी छोटी है, इस वजह से इनका ये रेशो इस तरह है। लाइंस दोनों पैरेलल ही है, ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू ए ई आर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिस shows that BC is parallel to AE, ठीक है, BC is parallel to AE। तो जो बात आपने क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी वो हो गई, इसीलिए ये यहीं तक इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, ABCDEF is a regular hexagon as shown, ठीक है। क्वेश्चन में ही आपको फिगर दी गई है जिसमें आपको एक रेगुलर हेक्सागोन दिया है। इफ ए बी इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ए। अब ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है ना ए बी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप ए बी लेते हैं तो इसको आप पोजीशन वेक्टर ए के इक्वल लेंगे, और अगर बी सी लेते हैं तो इसको आप पोजीशन वेक्टर बी, तो यहाँ पर आप पोजीशन वेक्टर बी ले लेंगे, ठीक है। अब ये ए और ये बी आपको 2 के लिए गिवन है, बाकी जो है ए सी सी डी ई एफ डी ए ई बी एफ ए और एफ सी, ये सारे आपने ए और बी की टर्म्स में एक्सप्रेस करने हैं। इसी ए और बी को यूज़ करते हुए इन बाकी सारों की भी वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए सी इज इक्वल्स टू, अब अपनी फिगर में आ जाएं कि ए सी किस पोजीशन पर लाई कर रहे हैं, ये तकरीबन यहाँ से यहाँ पर वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ए सी ये है तो इसका मतलब है कि ये ए बी और बी सी जब ऐड हो जाएंगे तो ये ए सी बना देंगे, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब ए बी की भी हमें वैल्यू गिवन है, पोजीशन वेक्टर ये है ए प्लस बी सी का क्या है बी, ठीक है। तो ए प्लस बी हो गया, तो ये ए सी को हमने ए और बी के टर्म्स में फाइंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन का फर्स्ट जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो हो गई। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि ले लेंगे सी डी को फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट सी डी तो नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, हम इस ए से डी तक लेके जाएंगे एक वेक्टर, ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा और इन बाकी टर्म्स को यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें कि ये अगर एक रेगुलर हेक्सागोन है तो ये जो ए डी है ये और बी सी पैरेलल है, ठीक है।
दोबारा से गौर कर लें कि ए डी और बी सी पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि एस ए बी सी डी ई एफ, जो सारे इसके वर्टिसेस हैं ये लिखना है कि इज अ रेगुलर हेक्सागोन सो, ठीक है। अगर ये एक रेगुलर हेक्सागोन है तो इसमें जो ए डी है, ठीक है, ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बी सी के, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात पता चल गई। तो अगर ये बी सी के पैरेलल है तो इक्वल तो नहीं है ना कि यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी करके हमारे पास ए डी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इसके डबल लेंथ है, ठीक है, एंड डबल इन लेंथ। ये हेक्सागोन की वजह से भी हमें पता चला है कि ये डबल इन लेंथ है और ये वैसे भी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने लिखना है आई ई, क्योंकि सॉल्व करना शुरू करना है। तो यहाँ से अगर आप देख लें कि ए डी की वैल्यू अगर हमने लेनी है, ए डी की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 2BC, 2 टाइम्स बी सी। ये हेक्सागोन से हमें पता चला कि एक रेगुलर हेक्सागोन है तो ये दो पैरेलल लाइंस 2 टाइम्स के इक्वल होंगी। यहाँ पे आ जाएगा 2BC, ठीक है। इसके बाद BC की तो वेक्टर फॉर्म हमें गिवन है ना, B, ये वाला स्मॉल b, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो AD हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2B के। लेकिन AD नहीं निकालना हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है? CD, ठीक है, इसी को सामने रखना है। अब जब हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे थे ना, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, जब इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था तो उसमें एक बात प्रूफ की गई थी कि AD जो है ये DA के इक्वल नहीं है, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू माइनस DA, एक माइनस आ रहा था साथ में। AD का प्रोडक्ट DA के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं था, यहाँ पे था AD इज इक्वल्स टू माइनस DA। तो हम इस AD की जगह अगर माइनस DA पुट कर दें तो वो भी सूटेबल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देना है माइनस DA, तो माइनस DA इज इक्वल्स टू 2B आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमने वैल्यू असल में निकालनी है पॉजिटिव DA की, तो जब यहाँ से हम DA लेंगे तो ये माइनस राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2B वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक आपके पास आ गई है DA की वैल्यू। अब इस DA की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम CD की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यानी कि AC प्लस CD इज इक्वल्स टू AD आ जाएगा। ये AC अगर हम ऐड कर लें और ये CD अगर ऐड कर लें, ठीक है, AC प्लस CD इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से आपने लिख लेना है कि इसके बाद फॉरवर्ड स्टेप लिखना है कि AC प्लस CD इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। AC प्लस CD इज इक्वल्स टू AD लिख देंगे। अब इसके बाद देखें कि आपके पास AC की वैल्यू भी है, ठीक है, और CD की वैल्यू निकल आएगी और AD की वैल्यू भी है। AD की वैल्यू ये रही, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से इसको स्टार लगा दें बेशक। AD की वैल्यू भी है, AC की वैल्यू क्या है जो हमने बिल्कुल फर्स्ट फाइंड की थी A प्लस B वेक्टर में, तो यहाँ से हमारे पास CD वेक्टर जो हमने सेकंड फाइंड करना है वो आ जाएगा। तो AC की वैल्यू हमने निकाली थी A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा CD इज इक्वल्स टू, अब इस AD की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है वो है 2B, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको राइट पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा CD इज इक्वल्स टू 2B वेक्टर माइनस A प्लस B वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2B माइनस A माइनस B, ठीक है। तो माइनस A तो आ जाएगा लेकिन 2B माइनस B प्लस B हो जाएगा इज इक्वल्स टू B, 2B माइनस B आ जाएगा और माइनस A वेक्टर। तो CD के जो आपके पास B और A के टर्म्स में वैल्यू आ गई है वो भी है BA, ठीक है। जोन सी आपसे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी बेशक आप उसको हाईलाइट भी करते जाएं। AC की भी हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, और इसके बाद हमने CD की भी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है EF की, ठीक है। अब EF की वैल्यू इसके साथ आएगी, ठीक है, यानी कि ये BC और ये EF जो है
ये आपस में पैरेलल हैं तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, पैरेलल क्या है कि इनकी वैल्यूज़ भी एक जैसी हैं। ये बी सी जो है ये इक्वल है ई एफ के, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। तो इसको यूज़ करते हुए लिखेंगे यहाँ पर ऑल्सो, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में भी एक कंडीशन लेट कर लेंगे तो यहाँ पर ऑल्सो लिख देंगे। ऑल्सो क्या कि ये जो बी सी है ये इक्वल है ई एफ के। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि ई एफ यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसी को पहले लिख लेंगे इज इक्वल्स टू बी सी। अब यहाँ तक लिखने के बाद आपने आ जाना है अपनी फिगर पर और देखें कि बी सी का यूनिट वेक्टर आपको गिवन है वो है स्मॉल बी, तो यहाँ पे वो लिख लेना है ई एफ इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ पर देखें एक मिस्टेक कर दी। अगर यहाँ से हम पॉइंट बी पहले ले रहे हैं सी बाद में ले रहे हैं यानी बी सी ले रहे हैं, तो यहाँ से भी हम एफ पहले लेंगे। ठीक है, एफ पहले लेंगे और ई बाद में लेंगे। हमने पॉइंट एफ ई लेना है असल में, ये ई एफ नहीं होगा, ये एफ ई इज इक्वल्स टू बी सी होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एफ ई जो है, ठीक है, ये इक्वल है माइनस ई एफ के। ठीक है, एफ ई एफ के इक्वल नहीं होता, माइनस ई एफ के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसके साथ आ जाएगा माइनस, तो माइनस की तो वैल्यू हमने नहीं फाइंड आउट करनी, असल में हमने पॉजिटिव ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो यही आपके पास ई एफ की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट आपने इस क्वेश्चन में देखना है, नेक्स्ट वैल्यू है डी ए की वैल्यू। डी ए क्या है, इस डी से लेकर इस ए की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो फाइंड करना है वो है डी ए, लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो डी ए को हाईलाइट कर दीजिएगा, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो माइनस टू बी इसका आ जाएगा। इसके बाद आप बेशक यहाँ पर इसको इस तरह से मेंशन भी कर दें कि हमारे पास सी डी की वैल्यू बी माइनस ए आ गई है, ए सी की वैल्यू भी आ गई है और ए डी की वैल्यू भी आ गई है, ताकि जो फर्दर हमने फाइंड आउट करनी है उसके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सी डी की वैल्यू है, यानी कि नेक्स्ट में हमने ई बी फाइंड करना है, लेकिन ई बी हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ई से लेकर बी तक हमने और भी चीज़ें फाइंड करनी है। ई बी से पहले हम एफ ए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एफ ए इस तरह से इजी है कि ये एफ ए है, ये डी सी के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। एक रेगुलर हेक्सागोन में दो पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल होती हैं, तो ये जो एफ ए है इसको हम डी सी के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो ये है कि यहाँ आपने लिखना है एफ ए इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, एफ ए इज इक्वल्स टू डी सी आ जाएगा, लेकिन हमारे पास तो वैल्यू सी डी की है ना। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारे पास है ये सी डी की है, तो इसका मतलब है कि एफ ए जो है ये हमें माइनस लेना पड़ेगा, माइनस एफ ए। ठीक है, क्योंकि सी डी जो है ये एक दूसरे में माइनस के इक्वल है, यानी कि डी सी इज इक्वल्स टू माइनस सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस है वो हम राइट पैसल में ले गए, बस इतना सा काम किया है। डी सी हमारे पास माइनस सी डी के इक्वल होता है। ठीक है, तो डी सी हमने सी डी के इक्वल रख कर माइनस यहाँ पर शिफ्ट कर दी है। तो अब यहाँ से अगर हम लेंगे कि माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू सी डी की तो वैल्यू हमारे पास है ना, वो है बी माइनस ए, तो यहाँ पर ये लिख देनी है बी माइनस ए। इसके बाद हमने एफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो माइनस होगा ये हम अगेन यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो यह आ जाएगा बी माइनस ए। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बी माइनस हो जाएगा और ए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी। तो ये आपके पास एफ ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आपने फाइंड करनी है ई बी की वैल्यू। ठीक है, तो ई बी की वैल्यू आपने किस तरह से फाइंड कर लेनी है कि अब यहाँ पर ई बी के आगे ना एक रफ सी पेंसिल से लाइन लगा दीजिएगा। ठीक है, ई बी, फिर अपने रेगुलर हेक्सागोन में पता लगाएंगे ये किसके पैरेलल है, तो ये तकरीबन सी डी के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, यानी कि ई बी जो है ये सी डी के पैरेलल आ रहा है और रेगुलर हेक्सागोन है, तो इसका मतलब है कि ये 2 टाइम्स डी सी के इक्वल है, 2 टाइम्स सी डी के इक्वल है, क्योंकि वैल्यू हमारे पास जो ये है ये सी डी की है, डी सी की नहीं है। तो यहाँ से हम ले लेंगे बी ई
ठीक है। अगर हम सी पहले और डी बाद में लिखेंगे तो यहाँ से भी हमें बी पहले और ई बाद में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से ले लेंगे बी ई, ठीक है। बी ई लिखने के बाद आपने करना है इज इक्वल्स टू 2CD। अब 2CD क्यों? क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन में जब भी दो डिले होकर जब पैरेलल लाइंस आती हैं, यानी कि ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये इसके 2 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आपने बी ई तो फाइंड नहीं करना है ना, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, ई बी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनस ई बी, ठीक है। बी ई जो होता है वो माइनस ई बी के इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है बी माइनस ए, ठीक है। तो 2b माइनस ए आ जाएगा यहाँ से। अब हम ये वाला माइनस राइट पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा ई बी इज इक्वल्स टू -2 इंटू बी माइनस ए, ठीक है। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये a आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर b आ जाएगा। तो ये ई बी जो है हमारे पास आ गया है 2 इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद लास्ट चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है एफ सी, ठीक है। तो एफ सी इक्वल आ जाएगा, अब ये हम फिगर से देख लेते हैं कि एफ सी किसके इक्वल आएगा। ये है एफ सी, ठीक है। अगर ये एफ सी है तो हम इसको किसके इक्वल ले सकते हैं, ये अगर एफ सी है यहाँ पर तो ये ए बी के पैरेलल है ना, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये एफ सी ये इस ए बी के पैरेलल है, और कितनी पैरेलल है, ये 2 टाइम्स है क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बी, ठीक है। 2 टाइम्स ए बी अगर आप लिख देंगे यहाँ पर, तो इसके बाद हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो ए बी की वैल्यू है वही पुट कर देंगे। ए बी के वेक्टर हमें फिगर में गिवन है वो क्या है, ए वेक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर और एफ सी। तो क्वेश्चन में जितना कुछ डिमांड किया गया था सब कुछ प्रूव हो गया, तो यहाँ तक इसका आंसर है। थैंक यू।